एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की तीसरी टेक्निक एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सैंपल बनाने के बाद हम आईसीपी में भी इंजेक्ट करते हैं, और जब हमने इस्तेमाल किया था फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो उसके लिए भी हमें सैंपल्स की ज़रूरत होती है। तो लिक्विड सैंपल्स बनाए किस तरह से जाते हैं उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक्स तीन तरह की इस्तेमाल होती हैं। वेट डाइजेशन सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाली सबसे सस्ती टेक्निक है, यानी जिसके लिए सिर्फ बर्निंग के लिए आपको एक इक्विपमेंट चाहिए। इसके बाद फर्नेस को इस्तेमाल करें, ऐशिंग करें और फिर आप सोल्यूशन बनाएं तो एक मफल फर्नेस की ज़रूरत होगी। और सबसे महंगी टेक्निक इस डाइजेशन में जिसे हम माइक्रोवेव डिसोल्यूशन कहते हैं, जिसमें ख़ास माइक्रोवेव इस्तेमाल होते हैं, जिनमें टेफ्लॉन के ट्यूब्स के अंदर अपने सैंपल को बर्न करते हैं और माइक्रोवेव डाइजेशन की जाती है। वेट डाइजेशन नॉर्मली बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं, जिन्हें मुख्तलिफ एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं। सबसे कॉमन यूज़ होने वाला एसिड तो नाइट्रिक एसिड है। ज़रूरत है कि हम मुख्तलिफ मेटल आयंस को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लें, इसलिए नाइट्रिक एसिड के साथ हम उसको बर्न करते हैं या हीट करते हैं और थोड़ी थोड़ी मिकदार ऐड करते रहते हैं। और इसकी बर्निंग से सारा सोल्यूशन एकदम एवेपोरेट ना हो जाए, तो हमारी ज़रूरत होती है कि लॉन्ग नेक फ्लास्क को इस्तेमाल किया जाए। लॉन्ग नेक फ्लास्क जो इस बर्निंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, इस पर कोई कंडेंसर तो नहीं लगाया जाता, लेकिन इस बहुत थोड़ा सा सोल्यूशन ही इसके वॉल से कंडेंस होकर दोबारा वापस इसमें गिरता रहता है। तो इसे डाइजेशन के लिए हम 1 घंटा, आधा घंटा, यानी कम से कम आधा घंटा और 1 घंटा तक इसको डाइजेशन करते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ और जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है या परक्लोरिक एसिड्स हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जाता है डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। हम इस सारे फिनोमेना को रिपीट करते हैं ताकि हमें क्लियर सॉल्यूशन हासिल हो जाए, मैक्सिमम डाइजेशन हो जाए। अगर कुछ मटेरियल रह जाता है तो उस लेफ्ट ओवर को फिल्टर कर लिया जाता है, और जो फिल्ट्रेट आता है फिर उसे हम एनालिसिस करते हैं। ये डाइजेशन के लिए डाइजेस्टर दिखाए गए हैं। सिंपल फ्लेम पर भी ये एक्टिविटी की जाती है, लेकिन ये डाइजेशन के इक्विपमेंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी टेक्निक जिसे हम ड्राई ऐशिंग कहते हैं, हम एक वेट सैंपल को मैक्सिमम 1 या 2 ग्राम सैंपल को लेकर हम ऐश करवाते हैं। ऐश यानी बर्न करने के बाद सिंपल वाइट ऐश क्रिएट की जाती है। बर्निंग का फिनोमेना वहाँ पर ज़्यादा फिजिबल रहेगा जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। जैसे प्लांट मटेरियल को अगर आप डाइजेस्ट करवा रहे हैं या हर्ब्स के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो फिर हम वेट सैंपल को इसमें फुल फर्नेस में रखते हैं और नॉर्मली पहले 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको बर्न किया जाता है। उसके बाद 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस टेम्परेचर को राइज करते हैं। फर्नेस के अंदर वेंट भी मौजूद होता है, जिससे जो धुआं निकल रहा है उस कार्बन की फॉर्म में या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो इसमें से निकल जाता है। हीट करने के बाद जब वाइट ऐश मिल जाए तो उसे हम नाइट्रिक एसिड्स के साथ या बास केसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेटेड ऐश बनाने के लिए या नाइट्रेटेड ऐश बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सोल्यूशन बनना इस सूरत में ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो गया है और अब सिर्फ हमारे पास सॉल्ट्स ही मौजूद हैं, आयंस मौजूद हैं, ये मेटल आयन मौजूद थे, तो उनके नाइट्रेट्स और सल्फेट कन्वर्ट हो जाने के बाद हमें क्लियर सॉल्यूशन ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। तीसरा तरीका जिसे माइक्रोवेव डाइजेशन कहते हैं या माइक्रोवेव डिसोल्यूशन कहते हैं, इसमें हम इस किस्म के डाइजेस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम के तमाम टेफ्लॉन ट्यूब्स हैं, जिसे यहाँ दिखाया गया है कि हाई माइक्रोवेव इनको डाइजेस्ट करने का काम करेंगी। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए इस वेंट होने के बाद ये धमाके के साथ फट सकता है। ये जैसे प्रेशर कुकर है तो इसमें हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, इसलिए इनको बहुत टाइटली बाउंड किया जाता है टेफ्लॉन ट्यूब्स को, और ये इसके अंदर पैक करके रखी जाती हैं। ऊपर नीचे आप देख सकते हैं कि ये टाइट करने के लिए जिग्स मौजूद हैं। तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड और इंक्रीज्ड प्रेशर के साथ हम इसको बर्न करते हैं किसी एसिड के साथ, और फाइनली हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलता है डाइजेशन के बाद। आमतौर पे बायोलॉजिकल मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए अपने टेम्परेचर, अपने टाइम को सेव करने के लिए, मटेरियल को सेव करने के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ टेक्निक्स, कौन सी वाली टेक्निक बेहतर काम करेगी या किस टेम्परेचर पर कितना टाइम
دیا جائے ایکسٹریکشن کے لیے تو زیادہ بہتر ایکسٹریکشن ہوگی. نائٹرک ایسڈ صرف کافی ہے یا نائٹرک ایسڈ کے ساتھ ہائیڈروجن پر آکسائڈ پر کلورک ایسڈ کی کیا مقدار چاہیے. بعض اوقات ہمیں آپٹیمائزیشن اسٹڈیز کی ضرورت ہوتی ہے ان مختلف فنکشنز کو آپٹیمائز کرنے کے لیے. ہم سولوشن ایک سے زیادہ تکنیک سے بنا کر اپلائی کرتے ہیں اور جس میں ہمیں بہتر ریزلٹس مل رہے ہوں پھر ہم اس کے ذریعے اپنے پرٹیکولر سیمپلز کو بنایا جاتا ہے. کیونکہ میٹرکس مختلف ہے، کبھی سوائل کے ساتھ، کبھی پانی کے ساتھ، اور نارملی ہم ہیئر سیمپل ہیں، نیل سیمپلز ہیں، بایولوجیکل فلوئڈز ہیں، تو اس لیے ہم مختلف قسم کی تکنیکس کو پہلے آپٹیمائز کرتے ہیں، اس کے بعد استعمال کرتے ہیں. عام طور پہ بایولوجیکل سیمپلز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ویٹ ڈائجیشن کی تکنیک زیادہ رپورٹڈ ہے، کامنلی استعمال ہوتی ہے. اگر آرگینک میٹر زیادہ ہو تو پھر ویٹ ڈائجیشن کی تکنیک کو عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی میں سالوبلٹی ہو سکتی ہے، جیسے گلاس مٹیریل HF ہائیڈروجن فلورائڈ میں سالوبل ہو جاتا ہے، تو ہم HF کو استعمال کرتے ہیں گلاس کی ڈائجیشن کے لیے. گلاس میں بھی میٹلز پائے جاتے ہیں جو ان میں کلر کا باعث بنتے ہیں. اگر ہم میٹل پیسز کو یا اور کو ڈائجسٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو عام طور پر ایکوریجیا کو استعمال کرتے ہیں، یعنی نائٹرک ایسڈ اور HCl کے مکسچر کو. اور مائکرو ویو ڈائجیشن یوز کریں تو یہ تکنیک ان تمام طریقوں کے ساتھ ہمارے ٹائم کو سیو کر سکتی ہے، لیکن یہ کاسٹ میں ضرور اس کو بڑھا دے گی. تو یہ مختلف طریقے تھے جن سے ہم سیمپل کو ڈائجسٹ کر کے لکوڈ فارم میں لے کر آتے ہیں.